जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है। ये असाधारण प्रतिभा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। पूरा वो जब जो चाहते वैसा करा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। सरकार को बेच दो, भारत को बेच दो। वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दोस्तों, जहां एक तरफ ईरान में महसा अमीनी की मौत के 40 दिन बाद भी उनकी मौत को लेकर शुरू हुआ हिजाब से जुड़ा प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के सालाना प्रैक्टिस का मुआयना किया है। इन सब के बीच हमारे यहाँ अलग किस्म का ही सियासी तमाशा चल रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया है। दरअसल जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि ऑपोजिशन मांग कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो गुलाब देवी ने कहा कि माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर वो चाहें तो जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाला सियासी तमाशा ये है कि गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं। आज उन्होंने कहा है, कल दूसरे कई और बीजेपी मिनिस्टर्स भी इसी तरह की मांग करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुतिन और शी जिनपिंग ने यही तानाशाही का खेल ही तो किया है, चाटुकारों की आड़ में अवाम की भारी मांग दिखाकर। लेकिन सरकार से नाराज पब्लिक क्या कर सकती है, उसका ताजा एग्जाम्पल ईरान है। दोस्तों, ईरान में महसा अमीनी के होम टाउन में मातम मनाने के लिए जुटे लोगों की भारी तादाद के चलते सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। खबर के मुताबिक महसा के होम टाउन साकिज में हजारों की तादाद में मातम मनाने के लिए लोग जुटे थे, जिन पर पुलिस ने फायरिंग करी। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं आई है। तो आपको बता दूं कि महसा की मौत को 40 दिन हो चुके हैं और उनकी मौत के साथ शुरू हुआ प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। वेडनेसडे को उनकी मौत के 40 दिन पूरे होने पर हजारों की तादाद में लोग उनकी कब्र पर जमा हुए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मेंबर्स के मुताबिक ईरानी ऑफिसर्स ने लोगों पर गोलियां बरसाई और भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे। दरअसल वेडनेसडे को साकिज में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती करी गई थी और कुर्दिश सूबे के दूसरे इलाकों में भी पुलिस मौजूद थी। ईरान में किसी की मौत के 40 दिन के बाद एक खास शोक सभा करी जाती है और इसी के लिए हजारों की तादाद में लोग अमीनी के होम टाउन में जुटे थे। सोशल मीडिया पर वहां के कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि हजारों लोग सड़क पर चले जा रहे हैं। वो कैसे भी करके अमीनी की कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में लोगों को औरतें, जिंदगी, आज़ादी और तानाशाह की मौत जैसे नारे लगाते सुना जा सकता है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि इस मौके पर अमीनी की फैमिली के लोग भी मौजूद थे या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान की खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों ने अमीनी के पिता पर दबाव बनाया था कि वो किसी भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ना करें। दोस्तों, महसा को हिजाब पहनने के कानून के वायलेशन के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद तेहरान के एक हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। वो 3 दिन तक कोमा में रही थीं
उनके घर वालों का इल्जाम है कि महसा को पुलिस कस्टडी में पीटा गया था। कुल मिलाकर ईरान में आजादी, जिंदगी और तानाशाह की मौत जैसे नारे लग रहे हैं। तो वहीं रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। डर्टी बॉम्ब ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें विस्फोटकों के अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी शामिल होते हैं। यूक्रेन की सरकार ने इन इल्जामों को खारिज किया है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है। यूक्रेन ने वार्निंग दी है कि रूस के दावे इशारा करते हैं कि वो खुद इस तरह के हमले की तैयारियां कर रहा है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले रूस ने आखिरी न्यूक्लियर ड्रिल यूक्रेन पर हमले से 5 दिन पहले करी थी। खैर दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने ब्रिटानी डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस से कहा है कि वो यूक्रेन की तरफ से उकसावे वाले कदमों को लेकर फिक्रमंद हैं, जिनमें डर्टी बॉम्ब से हमला भी शामिल है। तो आपको बता दूं कि द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट और 5 किलो TNT के डर्टी बॉम्ब से विस्फोट कर दिया जाए तो ये समूचा इलाका कई दशकों तक रहने के लायक नहीं रह जाएगा। इसी वजह से डर्टी बॉम्ब को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयानक अफरा तफरी पैदा करने वाला हथियार भी कहा जाता है। डर्टी बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बॉम्ब होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो विस्फोटक के धमाके के बाद एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। इन बॉम्ब में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हाईली एडवांस्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की जरूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें हॉस्पिटल्स, न्यूक्लियर प्लांट्स या रिसर्च लेबोरेटरी से मिलने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर बॉम्बों के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम वक्त में बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें किसी गाड़ी में रखकर भी धमाका किया जा सकता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में इस तरह का बॉम्ब निशाने पर ली गई आबादी में अफरा तफरी और डर पैदा कर सकता है। जिस जगह पर धमाका किया गया हो उसके आसपास के बड़े इलाके को खाली कराना पड़ सकता है या फिर पूरी तरह छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। डर्टी बॉम्ब के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को निशाने पर लिए गए इलाके में फैलाने के लिए इसे पाउडर में तब्दील करना होता है। लेकिन अगर ये पाउडर बहुत बारीक है और तेज हवा चल रही है तो ये दूर तक जा सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक दुनिया में कहीं भी डर्टी बॉम्ब का कोई कामयाब हमला नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा हमला करने की कोशिशें जरूर करी गई हैं। कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट से केसियम निकाला गया है। दरअसल 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को के इज़माइलोवो पार्क में डायनामाइट और केसियम 137 के मिक्सर वाला बॉम्ब लगा दिया था। इस केसियम को भी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बॉम्ब के लगाए जाने की जगह का पता चल गया था और उसे इनएक्टिव कर दिया गया था। वहीं 1998 में चेचन्या की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक रेलवे लाइन के किनारे लगाए गए डर्टी बॉम्ब को इनएक्टिव किया था। तो साल 2002 में अमेरिकी नागरिक होसे पाडिला को शिकागो में डर्टी बॉम्ब से हमले की स्कीम बनाने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया था। पाडिला के अल-कायदा से रिश्ते थे और उसे 21 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2004 में ब्रिटानी नागरिक और अल-कायदा के मेंबर धीरेन बेरट को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उस पर अमेरिका और ब्रिटेन में डर्टी बॉम्ब से हमले की प्लानिंग बनाने का इल्जाम था। साल 2006 में धीरेन को 30 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि धीरेन और पाडिला दोनों ही गिरफ्तारी के वक्त तक अपने बॉम्ब को बनाने का काम शुरू नहीं कर पाए थे। खैर दोस्तों, अमेरिका बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडीज ISW का कहना है कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल का दावा इसलिए किया है ताकि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रही मदद को धीमा किया जा सके या फिर पूरी तरह से रोका जा सके और नेटो को भी डराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसा शक भी किया जा रहा है कि रूस खुद ही यूक्रेन में डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है और जवाबदेही यूक्रेन पर डालने के लिए झूठे हमले का दावा कर रहा है। हालांकि बहुत से फौजी जानकारों का यह मानना है कि रूस इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल करे जो उसके अपने सैनिकों और यहां तक कि नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।